तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है और ये पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा और इस देश के भविष्य पे आपको तरस आएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले आप कुछ चीज़ें जान लीजिए। पाकिस्तान के एक बड़े खिलाड़ी हैं शाहिद अफरीदी, काफ़ी नाम है, सबसे लंबा छक्का आज तक उन्होंने ही मारा है और भारत से उनके कुछ संबंध भी है, चूँकि हमारे देश की टेनिस की बड़ी खिलाड़ी सानिया मिर्जा, उनको एक आदमी से प्यार होता है, वो कोई और नहीं, यही शाहिद अफरीदी होते हैं। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। उसके बाद भारत की एक लड़की पाकिस्तान के एक खिलाड़ी से प्यार करती है, प्यार करने के बाद शादी करती है, शादी करने के बाद चली जाती है। फिर इधर खबर निकल के सामने आई कि सानिया मिर्जा का एक बच्चा होने वाला है, प्रेग्नेंट है वो। चूँकि अब सानिया मिर्जा हमारे देश की तरफ से खेलती थी तो फिर हमारे देश की सरकार ने और कुछ दरिया दिल इंसानों ने ये पहल की कि सानिया मिर्जा के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाए, भारत की नागरिकता मिले, जिस वजह से वो भी बड़ा होकर अपनी माँ की तरह इस देश का नाम रोशन करे। हालांकि बाद में फिर खबरें निकल के सामने आई कि सानिया मिर्जा और शाहिद अफरीदी के बीच ताल्लुकात बड़े गड़बड़ हैं और फिर सानिया मिर्जा भारत में ही जाता रहने लगी। अब इधर ये तमाम चीज़ें हम सोच रहे थे और फिर ये दिमाग में आया कि देखो, जो जहर है, जो नफ़रत है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लोग एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे देश के खिलाफ बुरा भला कहते हैं, वो उन लोगों में है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, बस फेसबुक सोशल मीडिया पे उनका ब्रेन वॉश हुआ होता है, इधर से भी उधर से भी। बाकी जो बड़े लोग हैं वो आपस में बड़ा प्यार व्यवहार चाहते हैं, जैसे अभी नीरज चोपड़ा और नदीम शाह के बीच वो दोस्ती निकल के सामने आई। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो ठीक थी, पर एक बात आप खूब जान लीजिए, एक पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तानी होता है। नफ़रत, हिंसा, वायलेंस, ईर्ष्या, जलन इनके डीएनए में है। एक आदमी जिसने भारत की बेटी से शादी की, भारत की बेटी वहाँ पे जाके पूरी ईमानदारी के साथ रहती है, आज वही आदमी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा। क्या कुछ कहा शाहिद अफरीदी ने, अगर आपको बताऊं और अभी सुनवा भी दूंगा, तो उनके कहने के हिसाब से जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमला भारत ने खुद करवाया। 8 लाख फौजी जो कश्मीर में है वो कहीं घूमते टहलते रहे और इसी दौरान फिर कुछ फौजियों को कहा जाता है कि तुम दूर रहना, और फिर भारत की सरकार भारत के ऊपर हमला करवा देती है और फिर हमला करने वाले गायब हो जाते हैं और नाम पाकिस्तान का लग जाता है। क्या कुछ कहा आप उसको डिटेल में सुन लीजिए, फिर मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग। हमेशा हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो पे हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। PSL फ्रेंचाइज। अब ये तमाम चीज़ें शाहिद अफरीदी ने बोली। शाहिद अफरीदी ऑफिशियल तौर पे भारत का दामाद है। भारत की एक लड़की से, एक स्टार खिलाड़ी से इसने शादी की। भारत कभी भी आता है तो इसको काफ़ी प्यार मिला। भारत के लोग इसके पोस्ट पे, इसके लाइक पे, इसके इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे लव फ्रॉम इंडिया कमेंट करते नहीं थकते और अंत में भारत के खिलाफ इस बंदे के अंदर इतना जहर भरा है, ये व्यक्ति ये मानने को तैयार नहीं कि हाँ ऐसा कुछ काम पाकिस्तान करवा सकता है। एक होती है देशभक्ति और एक होती है जाहिलियत। तो पाकिस्तान के लोगों में जाहिलियत कूट कूट के भरी है। ये खुद हर फ्रंट पे मारे जा रहे हैं, हर फ्रंट पे ये परेशान हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन ये अपनी गलती नहीं मान सकते। अब ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, तो इस कहानी के पीछे एक कारण है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो भारत के हैं।
और वो शिकायत कर रहे हैं सरकार से। सरकार का मतलब यहाँ बीजेपी से नहीं, भारत के प्रशासन से। भारत के प्रशासन ने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान और भारत के बीच जितने बॉर्डर हैं सब बंद हो जाएंगे और किसी भी तरह का कोई आवागमन नहीं होगा किसी भी तरीके से। और मेरे दिमाग में एक सवाल ये भी था कि कैसे पाकिस्तान से कोई आतंकवादी भारत आ जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं। एक फैमिली 10 साल बाद वीज़ा लगवा के पाकिस्तान गई थी। 10 साल बाद जाने के बाद इधर वो गई, वहाँ पे एक शादी थी, वहाँ पे वो शामिल होती है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा मामला हो जाता है। पूरा मामला होने के बाद फिर ये कहा गया कि बॉर्डर क्लोज, जो इधर का है उधर रहेगा, जो उधर का है उधर रहेगा, आवागमन बंद। अब वो परेशान। अभी ऑर्डर आया तो फिर जाना पड़ा। पाकिस्तान ने भी ऑर्डर दिया कि भारत के जितने लोग हैं वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान छोड़ दें, भारत जाए, अपने मुल्क जाएं। तो उस महिला को आना पड़ा। लेकिन इसी दौरान एक दिक्कत थी। हाल फिलहाल में उस परिवार ने एक शादी की थी। शादी एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करके उसको भारत लाया गया था। लेकिन अभी तक भारत के कागजी कानून में उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी, यानी उस महिला को भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। अभी पूरा फैसला जब आ गया कि जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान रहेगा, जो भारत का है वो भारत में रहेगा, तब इस परिवार में बड़ी दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत। परिवार आज बॉर्डर पे तैनात है, परेशान है। परिवार का कहना है कि बताइए, फैसला सरकार कर लेती, भुगतना आवाम को पड़ता है। मेरी एक बहू है, परिवार ने जो कुछ कहा, बहू पाकिस्तान में फंस गई, जो बच्चे हैं वो भारत आ गए। ऐसे हाल में बच्चों के ऊपर से माँ का साया उठ गया। माँ का रो रो के बुरा हाल है, वो भारत आ नहीं पा रही। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही और उनके कहने का मतलब बस इतना था कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर खोल दिया जाए। भारत के जो आम नागरिक हैं वो जब चाहे तब पाकिस्तान जाए, वहाँ पे शादी कर ले, वहाँ की लड़की को या फिर वहाँ के लड़के को जब चाहे, चूँकि उनका दामाद है, उनकी बहू है, भारत ला सके। भारत के जो बेचारे आर्मी के जवान हैं उस 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी पे दिन भर हाथों में एक 12 किलो की राइफ़ल लिए, सीने पे 50 किलो का वज़न लिए, चूँकि जो भी बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और बंदूकें होती हैं, गोलियां होती हैं, बम होते हैं, चाकू, मग, बोतल, 1 लीटर पानी, जूते, कपड़े, हेलमेट, वो तमाम चीज़ें लेके वो बेचारे बॉर्डर पे खड़े रहे। उसके बाद जो चाहे वो भारत से पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान से भारत आ सकता है। फिर बीच में कुछ मामला गड़बड़ होती है, बेचारे लड़ने भी आए और लड़ने के दौरान शहीद भी हो जाए और फिर पूरा देश कहे कि हमको बदला चाहिए। लेकिन उस बदले के दौरान फिर वो बॉर्डर क्लोज ना हो। पाकिस्तान हम जाएंगे, वहाँ हम शादी करेंगे। ये मानसिकता हमारे देश के कुछ नीच लोगों की है। भारत और पाकिस्तान का जो इतिहास है कोई याद से गड़बड़ नहीं है। अभी आपको 4 घटनाएं बताता हूँ, उसके बाद फिर आपसे पूछूंगा। भारत पाकिस्तान में 4 जंगें हुई। जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग होता है उस टाइम पे जो कहा गया था और जो पहली जंग हुई थी उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। बात 1947-48 के आसपास की है। भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने धर्म के नाम पर। एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना। दोनों में ये कहा गया कि अब दोनों एक दूसरे से कोई ताल्लुकात नहीं रखेंगे। काफ़ी हिंसा हुई थी, ट्रेनों में लाशें भर भर के आई थी, इधर से भी गई थी, उधर से भी आई थी। ये तमाम चीज़ें काफ़ी टाइम तक चली। इसी दौरान बीच का एक मुद्दा फंस जाता है कश्मीर का। कश्मीर से पूछा गया कि आप भारत के साथ रहना चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। फिर क्या, पाकिस्तान ने अपनी चाल चलनी शुरू की। सबसे पहले कुछ लोगों को भेजना शुरू किया। वो लोग आते, यहाँ पे शादी वगैरह भी कर लेते और करने के बाद आम आवाम को, खासकर जो मुस्लिम लोग थे, उनको भड़काते, उनका ब्रेन वॉश करते और उनको कहते कि देखो तुम्हें पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। काफ़ी तादाद में इन लोगों को भेजा गया, काफ़ी तादाद में ब्रेन वॉश करवाया गया और फिर मौजूदा सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की ही आवाम ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जब काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब पाकिस्तान ने मौका देखा और सोचा कि अब जम्मू कश्मीर पे हमला कर दो
और इसको अपने में ले लो। पाकिस्तान हमला करती है, इधर जब राजा हरि सिंह को कुछ समझ नहीं आता, उनको लगता है कि हम डिफेंस नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने फिर भारत में विलय कर लिया और कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, यानी हमारी रक्षा की जो जिम्मेदारी वो आपकी है। अब भारत के पास जब ये जिम्मेदारी आ गई तो फिर यहाँ पे भारत श्रीनगर और कश्मीर की हिफाजत करने लगता है और कहता कि अभी हमारा है। और इसी दौरान फिर भारत पाकिस्तान की जंग होती है, पहली जंग। इसमें पाकिस्तान बुरी तरह मारा जाता है। कारण भी था कि पाकिस्तान नया नया बना था, ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, ज़्यादा ताकत भी नहीं थी, हालांकि आज भी नहीं है, और शुरू का बेहया था। मार खाने के लिए आता है, मार खाता है, चला जाता है, लेकिन हौसले नहीं टूटते भाई साहब के। इसी के जस्ट बाद फिर इनको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन दिमाग में ख्याल था कि यार हमको लेना है कश्मीर, लेके क्या करेंगे ये भी इनको नहीं पता। कुछ सालों तक इन्होंने तैयारी की, 1965 तक, और 1965 में इन्होंने फिर एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। इस ऑपरेशन में इन्होंने दूसरा काम किया। इस बार ये अपने लोगों को भेजते और कश्मीर में काफ़ी मात्रा में अपने लोगों को फैलाया और उनको एज ए स्लीपर सेल छोड़ दिया, और ये कहा कि जब वक्त आएगा तब हम आपको एक्टिव करेंगे। लगातार तैयारी में ये चीज़ होती रही, वो लोग आते रहे कश्मीर में, घुलते मिलते रहे, और तब भी रीजन वही था जो अभी मैंने आपको रीजन बताया कि भाई बॉर्डर थोड़े से ओपन थे, जिसको जहाँ जाना है, जिसको शादी करनी वो करे, बस आर्मी के जवान बेचारे मरने के लिए बने हैं। ये लोग आते गए, ब्रेन वॉश करते रहे, और फिर इन्होंने कश्मीर की आवाम को अलगाववादी बना दिया और कहा कि आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। अब कश्मीर में 65 के ही टाइम में प्रोटेस्ट चालू हो गया कि पाकिस्तान के साथ हम जाएंगे, और पाकिस्तान के साथ अभी नहीं जाएंगे, अभी हम सबसे पहले हमको अलग कर दीजिए, क्योंकि हम पहले अलग थे। लेकिन भारत का एक अपना दावा है कि भाई कश्मीर ऑफिशियल तौर पे भारत में विलय कर चुका है, तो कौन पाकिस्तान, कौन इंडिपेंडेंट। जब गड़बड़ हुई तब भारत आए जिम्मेदारी उठाने के लिए, आज तुम ठीक हो तो ऐसे भी नहीं पॉसिबल है। बहरहाल उसके बाद 1965 में पाकिस्तान सेना हमला करती है, और हमला करने के बाद भारत उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, बहुत बुरी तरीके से। यहाँ भी पाकिस्तान काफ़ी जलील होता है, जलील होने के बाद भागता है, फिर तैयारी करता है। बात 1971 की आ जाती है, और उस टाइम भी हमारे लोगों ने पता नहीं क्या खाया था, क्या पिया था। हालांकि ये कमेंट थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, लेकिन बोलना पड़ता है। जब बात देश की हो तो बड़े गलत हैं तो बड़ों को भी सुनाना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान दिया, इसके बाद इधर बांग्लादेश दे दिया, बीच में भारत एक सड़क बन के रह गया, और ये होने लगा कि भारत से पाकिस्तान की फाइटर जेट, चूँकि भाई एक देश है तो इस बेस से उस बेस तक जाएंगे, तो फाइटर जेट भी जा सकते हैं, आर्मी भी जा सकती, भारत उसमें कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। तो 1971 के आसपास पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अब बना, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो अलग अलग डिवाइड था, यहाँ भी सिया सुन्नी की लड़ाई चालू हो गई। यहाँ भी बांग्लादेश को दोयम दर्जा दिया जाए लगा, टॉर्चर किया जाए लगा। इधर फिर पता चला कि भारत पे भी आक्रमण हो सकता है, तो 1971 में भी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। और ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस आपको कुछ और बताने के लिए तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। अब इस लड़ाई में इतिहास पूरी दुनिया का बदल गया, क्योंकि जो कुछ हुआ था इस पूरी लड़ाई में, ऐसा पूरी दुनिया में किसी लड़ाई में नहीं हुआ। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, 93,000। पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, दो टुकड़े, पहला बांग्लादेश बना और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान बुरी तरीके से यहाँ मार खाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है, सरेंडर करते हैं, कसम खाते हैं, कुरान उठाते हैं कि भाई अब गलती नहीं होगी, अब माफ़ कर दो, पापा हो, ये तमाम चीज़ें। फिर ये बेहद तैयारी करते हैं। 1999 में इन्होंने कारगिल के कब्ज़ा कर लिया, और उस टाइम इनकी पोजीशन काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि कारगिल, माफ़ कीजिएगा, जो कारगिल है वो हमारे हाथों से लगभग जा रहा था। लेकिन इस दौरान भी हमारे सैनिकों ने बड़ी हिम्मत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ कारगिल पे अपना कब्ज़ा फिर से किया। इनको मारा, इनको पीछे ढकेला, ये वहाँ से लात खा के भागते हैं। उसके बाद कोई बड़ा युद्ध हमारे और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ। 1947 से लेकर 1999 तक हमने मेजर 4 लड़ाइयाँ लड़ी।
हमारे हज़ारों लाखों जवान शहीद हुए, अपनी जान उन्होंने गंवा दी। इसके बाद से छुटपुट हमले हमेशा पाकिस्तान करता है, कभी आतंकवादियों के थ्रू, कभी उनकी सेना के जवान आते हैं, हमारे जवानों के सर काट ले जाते हैं, कभी कोई अलगाववादी संगठन ब्लास्ट करवा देता है। बीच में पुलवामा हुआ था 2019 में, उससे पहले भी एक बड़ा हमला हुआ था, उससे पहले फिर आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया था, फिर सीमा पे फायरिंग हुई थी। ये तमाम चीज़ें हर साल हर 6 महीने पे एक बार हो जाती है। यानी जब से पाकिस्तान बना, जब से भारत से अलग हुआ, तब से लेके आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच सिवाय नफरत के और कुछ नहीं हो पाई। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों को पाकिस्तान से रिश्ता रखना है। अब मेरा सवाल उन महिलाओं से है, उन लोगों से है जो आज बॉर्डर पे खड़े होकर रो रहे हैं, अपनी कहानी बता रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आती? तुम एक दुश्मन देश में जाके अपनी बेटी का सौदा करके आते हो। तुम किस किस्म के गद्दार हो कि तुमने अपने लड़के के लिए पूरे भारत की लड़कियां छोड़ के पाकिस्तान में एक लड़की खोजी। और अगर खोजना है, इतना ही पाकिस्तान से प्यार है, तो वहां जाके रह लो ना। मरने के लिए हमारे देश के जवान वहां पे मरे। साथ ही सरकार से उम्मीद हम लगाएं कि कोई कड़ी कार्रवाई करे, सरकार एक बार बॉर्डर क्लोज कर दे तो तुम लोग रोने आ जाते हो। एक मूवी है, मूवी का नाम एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन उसमें एक आर्मी का जवान था, उसने कहा था कि ये लोग भारत में रहने वाले टाइम बम हैं। जरा सोच के देखिए इनकी मानसिकता क्या है। आप सानिया मिर्जा की मानसिकता सोचिए, आप उन लोगों की मानसिकता सोचिए कि ऐसे सिचुएशन में जहां पुलवामा अटैक हुआ, मैं मरता रहूं, अगर आखिरी बूंद पानी की मुझे कोई पाकिस्तानी देता रहे, पाकिस्तान देश से आता रहे, मैं मरना कबूल करूंगा, पानी पीना नहीं। और ये लोग कैसे हैं? शादी कर लेते हैं अपनी बेटियों की, अपने बच्चों की, अपने भाई की, अपनी बहन की। 6-6 महीने पे इनको पाकिस्तान जाना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है। हर जगह ये अपने जानकारियाँ देंगे कि हमारा यहाँ घर है, तुम आ जाओ। कौन सा आतंकवादी वहाँ से कैसे ब्रेन वॉश होकर किसका रिश्तेदार बन के आ जाए, आप कैसे पकड़ेंगे? आप पकड़ोगे, यही लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अरे ये तुम्हारा रिश्तेदार था, उसके आने का मकसद क्या था, आप कैसे डिफाइन करोगे? आज आपको ये जो 4 कहानियाँ हमने जंगों की सुनाई, ऐसा नहीं कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे हज़ारों लाखों जवान शहीद हुए, जिनके नाम शायद हम आप नहीं जानते जिनके नाम, चूँकि इतने लोग शहीद हुए हैं कि सबका हिसाब ही हमारे पास नहीं है, और आए दिन होते हैं। अभी आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि पुलवामा में जो 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उनका नाम क्या है? नहीं बता पाएंगे आप, मैं भी नहीं बता पाऊँगा। सोचिए, हमारे देश में शहीद होने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, 1-2 नहीं है, और फिर ऐसे लोग वहाँ पे शादी कर लेते हैं। खैर, मुझे लगा इस कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा जागरूक किया जाए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आपको सुनना पसंद हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। अब तक आप अच्छे खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।